प्रिय छात्र एवं छात्राओं, मैं संजय सिविल फोरम में आपका दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज 2 जुलाई है। आज दिन बुधवार है। आज गणपति का दिन है और गणपति को बुद्धि के देवता कहते हैं। तो संजय सिविल फोरम के जो भी छात्र हैं और छात्राएं हैं और हमसे जो लोग जुड़े हुए हैं, भगवान गणपति उनको बुद्धि दे, वो अपने प्रगति के राह पर आगे बढ़े, अपने कर्म को आगे बढ़ाते हुए वो अपने मंजिल तक जाए। इसीलिए बाबा गणपति से मैं आप लोगों के लिए शुभ कामना करता हूं कि आपकी मंजिल मिल जाए। तो निश्चित तौर पर मैं आज गणपति के दिन 2 जुलाई के दिन वीडियो को मैं निरंतर दे रहा हूं। वीडियो को आप लोग देख रहे हैं और देखना ही नहीं, आपको अपना लक्ष्य के प्रति हमेशा सतत प्रयास कीजिए और सिर्फ लक्ष्य को ही देखिए, बाकी कुछ को नहीं देखिए। तो निश्चित तौर पर आप बहुत सारे एग्जाम हो रहे हैं, एग्जाम निकलने वाले हैं, वैकेंसी बहुत सारे 17वीं में दिए हैं, 31वीं में भी फॉर्म भरा रहा है। तो आप एक बड़े से बड़े एग्जाम को क्रैक करके एक बड़े से बड़े पद को ले। मेरी भी यही शुभकामना आप लोगों के बीच हमेशा बनी रहती है ना? क्योंकि आप जब बड़े पद पर जाएंगे तो आपके अंदर जो भी काम है, जो सोचे हैं, वो आप तब कर पाएंगे। समाज सेवा हो या कोई भी चीज हो, बड़े पद पर जाने के बाद ही संभव है। तो निश्चित तौर पर आज गणपति के दिन मैं शुरू किया था, कई चीज को मैं पढ़ा चुका हूं। मौर्योत्तर काल, तो जैसा कि आपको बताए थे 16 महाजनपद में प्री हिस्ट्री को पढ़ाने के बाद, प्रोटो हिस्ट्री को पढ़ाने के बाद हिस्टोरिकल हिस्ट्री में मैं पढ़ाया था जैन धर्म बौद्ध धर्म के बाद 16 महाजनपद। इस 16 महाजनपद में सत्ता के लिए 4 में संघर्ष हुए, मगध, अवध, कौशल और अवंती। लेकिन मगध से सत्ता की शुरुआत हुई समूचे भारत पर। मगध में हर्यक वंश आए, शिशुनाग वंश आए, नंद वंश आए, मौर्य वंश आए, मौर्य के प्रशासन आए, मौर्योत्तर काल में विखंडन हुए, पतन हुए, इसके बाद मौर्योत्तर काल आए। तो भारत में जो मौर्य वंश केंद्रीकृत शासन को स्थापित किए थे, उसको मौर्योत्तर काल में वो संभव नहीं हो पाया। इसलिए कई क्षेत्रीय शक्ति और कई विदेशी आक्रमण मौर्योत्तर काल में देखने को मिलता है। क्षेत्रीय शक्ति में शुंग वंश आए, कन्नब वंश आए, सातवाहन वंश आए, चेंदी वंश आए, और विदेशी शक्ति में मौर्योत्तर काल में उत्तर पश्चिमी प्रांत में कई दर्रे को पार करते हुए हमारे जो है, आप देख रहे हैं कि हिंद यमन आए, जो है बैक्ट्रिया के क्षेत्र के, अफगानिस्तान के बैक्ट्रिया क्षेत्र से। फिर जो है आप देख रहे हिंद यमन के बाद शक आए ईरान से, इसके बाद पहलव आए, फिर कुषाण आए। तो मैं आज के वीडियो के करीब में आज थोड़ा सा पहलव पर बोलूंगा और कुषाण वंश को पूरा मैं बोलूंगा। तो ध्यान दीजिए, शीर्षक है पहलव वंश एवं कुषाण वंश। तो यह जो पहलव भी है, यह भी ईरान से आए थे पशु को चराते हुए। और पहलव वंश के बारे में बहुत ज्यादा डिटेल है नहीं, लेकिन पहलव वंश के वास्तविक संस्थापक मिथ्रेडेटस प्रथम को माना जाता है। और पहलव वंश के जो प्रतापी राजा है उसका नाम है गैडोफर्निस। और इसी गैडोफर्निस के शासन काल में सेंट थॉमस एक ईसाई भारत आए थे जो शिक्षा का प्रचार किए थे। लेकिन जब वो शिक्षा का प्रचार कर रहे थे तो दक्षिण भारत में वो मारे जाते हैं, उसको मार दिया जाता है। तो प्राचीन भारत के इतिहास में पहली बार ईसाई शिक्षा का प्रचार पहलव वंश के शासन काल में, गैडोफर्निस के शासन काल में सेंट थॉमस ईसाई के द्वारा साउथ इंडिया में हुआ और दक्षिण भारत में यह सेंट थॉमस की हत्या कर दी गई। दैट्स ऑल। इसके बाद है कुषाण वंश। मौर्योत्तर काल में जो अंतिम विदेशी शक्ति है वो कुषाण है, जो चीन से आए थे और चीन में यह यूची कबीला के रूप में रहते थे। इस कबीला के रूप में एक कबीला लोग थे, यूची कबीला, और वो चीन में रहते थे। और जब चीन की दीवार बनी तो उसके बाद वहां से इसको भागना पड़ा, और भागने के बाद जो है वो भारत की धरती इसके लिए उपयुक्त था। यही कारण है कि यूची कबीला के रूप में कुषाण का भारत में आक्रमण हुआ। अब बात आई कि यूची कबीला के रूप में जब कुषाण का भारत में मौर्योत्तर काल में अंतिम आक्रमण हुआ तो वह कबीला कौन कौन है, कौन कौन राजा है इसके, है ना? तो पहला नाम है कुजुल कैड
इसके बाद है बीम कैटफिसेसस। इसके बाद है इसका प्रतापी राजा कनिष्क। तो इसी तीनों पर आज हम बोलेंगे वीडियो में, कुजुल कैटफिसेस, भीम कैटफिसेस और कनिष्क के बारे में, कुषाण वंश। तो कुषाण में जो कुजुल कैटफिसेस हैं वो कुषाण वंश के संस्थापक हैं। चीन में 5 कबीला जो जनजाति है उसको वो संगठित किया और भारत के उत्तर पश्चिमी प्रांत में वो तक्षशिला पर आक्रमण किया और वो पंजाब की भूमि तक पहुंच गया, कुजुल कैटफिसेस। और कुजुल कैटफिसेस जो है महाराजा धीराज की उपाधि थी। महाराजा धीराज का मतलब होता है राजाओं का राजा। तो कुजुल कैटफिसेस कुषाण वंश के संस्थापक हैं जिन्होंने महाराजा धीराज की उपाधि को धारण किया। भारत के उत्तर पश्चिमी प्रांत में वो तक्षशिला पर आक्रमण करके पंजाब की भूमि तक पहुंच गए और इन्होंने कोई हार्मोइस नाम के राजा को हराया था। और यही कारण है कि कुजुल कैटफिसेस जो तांबे के सिक्के चलाए, सबसे पहले इन्होंने तांबे का सिक्का जारी किया। तो तांबे के सिक्के में एक बगल कुजुल कैटफिसेस का चित्र अंकित है और एक बगल हार्मोइस का है। तो कुजुल कैटफिसेस कुषाण वंश के संस्थापक हैं। इन्होंने हार्मोइस को हराया, भारत में तांबे के सिक्के जारी किए और इनके द्वारा चढ़ाए गए सिक्के पर हार्मोइस के चित्र हैं और इनके खुद के चित्र हैं। इन्होंने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। अब है कि इसके जो पुत्र हैं भीम कैटफिसेस, यह कुषाण वंश का पहला राजा है जो भारत में सोने के सिक्के जारी किए और इन्होंने भी महाराजा धीराज, है ना, कई उपाधि धारण किए, महेश्वर की उपाधि धारण की। कुजुल कैटफिसेस बौद्ध धर्म का अनुयायी है, जबकि इसके पुत्र जो है भीम कैटफिसेस वो शिव का बहुत बड़ा पुजारी है। और इसके द्वारा जो सोने के सिक्के जारी किए, उस सोने के सिक्के पर नंदी के चित्र हैं, त्रिशूल के चित्र हैं। तो यह बताता है कि नंदी जो है शिव का बहुत बड़ा उपासक है, ये शिव के बहुत बड़े पुजारी रहे होंगे और इसीलिए इन्होंने माहेश्वर की उपाधि धारण की। कौन? भीम कैटफिसेस। और ये कुषाण वंश के वास्तविक संस्थापक। डेट्स ऑल। तो मैं 2 चीज को बताया। इसके बाद है कनिष्क। कुषाण वंश का जो प्रतापी राजा है वो कनिष्क को माना जाता है और भारत में जो शक संवत है वो कनिष्क की राज्यारोहण की तिथि है। यानी भारत में बिफोर क्राइस्ट के बाद जो एनो डोमनी हो गया, ईस्वी सन हो गया, वो शक संवत से माना जाता है और वो शक संवत जो है 78 एडी है। एनो डोमनी यानी 78 से ईस्वी चालू हो गया। तो यह जो 78 शक संवत चला है और ये कनिष्क की राज्यारोहण की भी तिथि मानी जाती है। तो कनिष्क ने सबसे पहले अपनी राजधानी पुरुषपुर यानी पेशावर को बनाया और दूसरी राजधानी वो मथुरा को बनाते हैं। अब यह जो है कनिष्क सबसे पहले इसकी पहली विजय कश्मीर पर होती है और कश्मीर को जीतकर वह एक कश्मीर में कनिष्कपुर एक शहर को बसाया, जिसका जिक्र कल्हन की राजतेरंगिनी पुस्तक में इसका जिक्र है कि कनिष्क ने कश्मीर को जीता और वहां कनिष्कपुर एक शहर को बसाया। इसका जिक्र कल्हन एक पुस्तक लिखते हैं राजतेरंगिनी, उसमें इसका जिक्र है। कनिष्क के राजा शासन काल में चौथी बौद्ध संगति कश्मीर के कुल्लन वन में हुई, जिसके अध्यक्ष वसुमित्र थे, उपाध्यक्ष अश्वघोष थे और इस संगति में नागार्जुन भी मौजूद थे, पार्श्व भी मौजूद थे। तो चौथी बौद्ध संगति इसकी देन है और वसुमित्र इसके अध्यक्ष हैं, अश्वघोष इसके उपाध्यक्ष। तो कनिष्क के जो राज दरबारी है उसका नाम है अश्वघोष, जो इसी पाटलिपुत्र की धरती पर महान विद्वान थे और उन्होंने बुद्ध चरित, सौदरानंद और शरीपुत्र पुस्तक की रचना की है अश्वघोष। और बुद्ध चरित को बौद्ध धर्म का महाकाव्य माना जाता है। तो कनिष्क के राजकवि कौन है? अश्वघोष है, जो पाटलिपुत्र की धरती पर है, चौथी बौद्ध संगत के उपाध्यक्ष भी है ना। और कनिष्क के दरबार में नागार्जुन भी है। तो नागार्जुन जो है भारत के आइंस्टीन कहा जाता है, क्योंकि भारत में प्राचीन काल में सापेक्षता का सिद्धांत वही दिया था नागार्जुन, जो कनिष्क के शासन काल में है, मौजूद है। इसके बाद है कनिष्क के जो पुरोहित है वो संघारक्ष हैं। इसके बाद जो है कनिष्क के शासन काल में अंतरराष्ट्रीय व्यापार जोरों पर था। चीन होकर रोम होकर मार्ग होता था, जिसको सिल्क मार्ग कहते थे। सिल्क मार्ग से भारत की जुड़ाव हो गई, इसलिए अंतरराष्ट्रीय व्यापार कनिष्क के शासन काल में जोरों पर था। कनिष्क कला और संस्कृति का प्रेमी है और उसका जो कला और संस्कृति का मुख्य केंद्र है वह पेशावर है और मथुरा है और दक्षिण भारत में अमरावती है।
अब यही कारण है कि पेशावर में उन्होंने गंधार शैली का उत्पत्ति किया और गंधार शैली यूनान से भारत में आया। हेलेस्टिन कला का विकास जो है गंधार शैली में देखने को मिलता है और गंधार शैली में बुद्ध की महायान शाखा की कई मूर्ति बनी हुई है और गंधार शैली में काले सिलेटी पत्थर का प्रयोग हुआ है। बुद्ध का हंसता हुआ चेहरा, बुद्ध को आसन में दिखाना, बुद्ध को पूरा चारों ओर से आभूषण से दर्शाना, ये सभी गंधार शैली में है और विश्व में जितने भी मूर्ति बनी है वो ज्यादा गंधार शैली में है और गंधार शैली में जो भी मूर्ति बनी है बौद्ध धर्म के महायान शाखा के तहत ही बनी है, जिसमें काला सिलेटी पत्थर का प्रयोग हुआ है और गंधार शैली का विकास पेशावर में हुआ। तो इंडो यूनानी शैली इसे कहा जाता है गंधार शैली को, जिसमें बुद्ध की महायान शाखा के द्वारा कई मूर्ति बने हैं, काली सिलेटी पत्थर का प्रयोग हुआ है। इसके बाद है मथुरा कला। कनिष्क के शासन काल में मथुरा कला का भी विकास हुआ। बुद्ध की पहली मूर्ति मथुरा कला में ही बनी है और मथुरा कला में लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग हुआ है और मथुरा कला में बुद्ध, हिंदू और जैन की मूर्ति बनी हुई है। बुद्ध मथुरा में ही कनिष्क को एक खरा मूर्ति मिला है और कनिष्क को देवपुत्र बताया, यानी देवता के पुत्र को बताया गया, यानी देवता के पुत्र को से विभूषित किया गया है ये महान शासक कनिष्क। तो मैं फ्रेंड्स आज कुषाण वंश को लेकर प्रस्तुत हुआ था, जिसमें मैं बताया था कुजोलकर्पेश, भीमकेपेश और कनिष्क के बारे में। आप इस वीडियो को बार बार देखें। मैं बार बार आपसे कह रहा हूं क्योंकि आपकी जीत जब होगी, मेरे बच्चे बहुत सारे तमाम सारे बच्चे जब हर जगह सफल होके जाएंगे तो उससे ज्यादा मुझे खुशी बहुत ज्यादा होगी। इसलिए मैं बार बार निरंतर वीडियो को दे रहा हूं, कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए हर बिंदु को, फैक्ट को, कॉन्सेप्ट को पढ़ा रहा हूं ताकि आप बड़ा से बड़ा एग्जाम को क्रैक कर जाए। तो इसी के साथ मैं फिर गणपति बाबा से आपकी बुद्धि के विकास के लिए कामना करूंगा कि आपको भगवान गणपति कामयाब करे और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को और वीडियो को यहीं विराम देता हूं। धन्यवाद।